एक ऐसा वेडिंग जहाँ पे मेहमान सदमे में चले गए और उन्होंने फिर कभी मीट ना खाने की कसम खा ली। यहाँ तक कि पुलिस ने भी ये कहा कि उन्होंने ऐसी इंसिडेंट पहले कभी नहीं देखी, ना तो उनके करियर में ना ही स्टोरीज में। दिस इज द केस ऑफ बेंजी गनाई। ये सब जुलाई 2004 में शुरू हुआ जब दो आदमी नारा टाउन पुलिस स्टेशन में घुसे। उनमें से एक जूनी बोयोट था, दूसरा विलेज का एक बुजुर्ग इंसान था। पहले तो वो हिचकिचाए। बोयोट चुपचाप खड़ा रहा और अपने वर्ड्स को ध्यान से तौलता रहा, जैसे कि वो किसी इरिवर्सिबल चीज के लिए खुद को रोक रहा हो। देन ही स्पोक। हमने एक आदमी को मार डाला और हमने अपने शादी के मेहमानों को उसका मीट खाने को दिया। ऑफिसर्स दंग रह गए। ऐसा माना जाता था कि कैनिबलिज्म पास्ट की बात है, ये किसी बहुत अलग समय की, किसी अलग दुनिया की है। लेकिन अब एक पर्सन ये क्लेम कर रहा था कि ये फिर से हुई है, और वो भी गुप्त रूप से नहीं बल्कि एक पब्लिक जोयस ओकेशन पर। पुलिस ने दोनों लोगों से पूछताछ करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। उन्हें बताया गया कि स्टोरी का बाकी पार्ट जंगल में छुपा हुआ है। बोयोट के गाइडेंस में ऑफिसर्स घने झाड़ियों में घुस गए। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 दिन की सर्च के बाद उन्हें वो मिल गया जो बचा हुआ था। जली हुई हड्डियां, कपड़ों के जले हुए टुकड़े, झुलसे हुए बालों के गुच्छे। फोरेंसिक एनालिसिस से इसकी कंफर्मेशन हुई। रिमेन्स को जलाकर फेंक दिया गया था। उन्हें बताया गया कि बाकी की हड्डियों को पास की एक नदी में फेंक दिया गया ताकि वो बारिश में बह जाए। विक्टिम की पहचान जल्द ही 25 इयर्स ओल्ड बेंजी गनाई के रूप में हुई। लेकिन ये नौबत कैसे आई? बेंजी कौन था और वो ऐसे हॉरिफाइंग एक्ट का सेंटर कैसे बन गया? उसका नाम बेंजी गनाई था। हेडलाइंस में आने से पहले उनके लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं, केवल एक नाम, एज और फैमिली कनेक्शन के कुछ रिलेशन। वो इलाडियो बॉले का चचेरा भाई था, जिसे बाद में मेन अपराधी बताया गया। इसमें शामिल दूसरे लोग भी दूर के रिलेटिव्स थे। ब्लड ने उन्हें एक साथ बांध दिया था, लेकिन उस दिन इसका कोई मतलब नहीं था। बेंजी की डेथ का कारण बनी क्राइम पहली नजर में लगभग बेतुकी बट छोटी और एक्सीडेंटल लग रही थी, जिसका एंड इतना ब्रुटैलिटी से नहीं हो सकता था। एक गलत कदम, एक मूवमेंट की क्लमसीनेस, यहीं पे सब कुछ बिगड़ गया। ये इंसिडेंट उस दिन घटी जो बेंजी के फैमिली के लिए खुशी का दिन माना जाता था। एलाडियो की डॉटर की शादी का दिन था। ये 17 जुलाई 2004 का दिन था और पालावन गांव म्यूजिक, फूड और हंसी से जीवित था। कई फिलिपिनो ट्रेडिशन की तरह ये सेलिब्रेशन ऑफिशियल सेरेमनी से पहले शुरू हो गया था। एक प्री वेडिंग गैदरिंग था, क्लोजर रिलेटिव्स के लिए एक छोटा सा इवेंट था। बेंजी को दुल्हन के फैमिली के थ्रू शहर के एक दूर दराज के इलाके में मना रहे इस गैदरिंग में बुलाया गया था। एटमॉस्फेयर हल्का था। लोग सर्कल बना के ताली बजा बजा कर एंजॉय कर रहे थे और बारी बारी से ब्राइड ग्रूम के साथ डांस करने के लिए वेट कर रहे थे। तभी डांसिंग के बीच में ये इंसिडेंट हुआ। बेंजी लड़खड़ा गया। किसी को भी ये पता नहीं चला कि उसके पैरों में क्या फंसा था। शायद चटाई, शायद किसी दूसरे गेस्ट का पैर, लेकिन वो आगे की ओर लड़खड़ा गया। जैसे वो गिरा, उसका हाथ उसे गिरने से रोकने के लिए आगे बढ़ा और इस अफरा तफरी में वो ब्राइड के लोअर बैक पर या शायद उसे थोड़ा नीचे जाकर गिरा। वो चौंक कर चिल्लाई। म्यूजिक बंद हो गया। लोगों ने मुड़ के उनके तरफ देखा। बेंजी बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वो तुरंत खड़ा हो गया और बार बार झुककर ब्राइड से, उसके फैमिली से और जो कोई भी वहाँ पे थे सभी से माफी मांगने लगा। तो ये कई लोगों के लिए क्लियर था कि ये एक एक्सीडेंट थी। एक आवाज तो यहाँ तक उठी, लेट्स एंजॉय डांसिंग, ताकि टेंशन कम हो गैदरिंग में। और म्यूजिक फिर से शुरू हुई और लोग डांस करने लगते हैं। लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों में ब्राइड का फादर इलाडियो भी था। उनके एक्सप्रेशन में कोई भी सॉफ्टनेस नहीं आई थी और न ही ब्राइड के रिलेटिव्स के। कई आदमियों की आंखें बेंजी को देख रही थी, जिनकी आंखों में अब कुछ अंधेरा सा छा गया था। उनकी स्माइल गायब हो गई थी। जो कुछ बचा था वो शांत और ठंडा था, जैसे कोई डिसीजन पहले ही हो चुकी है। डांस तो चलता रहा, लेकिन माहौल बदल गया। इसके बाद जो हुआ उससे न केवल लाइफ एंड हो गया, बल्कि फैमिली का सेलिब्रेशन हमेशा के लिए शांत हो गया। इलाडियो इसे जाने नहीं दे सका। उनके लिए माफी मांगना इनफ नहीं था। वो ये नहीं मानता था कि उसकी बेटी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। जो दिन उनके लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट दिन होना चाहिए था, उसमें डिस्टर्बन करने के लिए उनकी नजर में बेंजी ने एक सीमा पार कर ली थी और अब जस्टिस उनके अनुसार मिलना ही था। एलाडियो ने अपने 3 रिलेटिव्स को इकट्ठा किया। उनके 21 इयर्स के बेटे जेराल्ड, उसका 36 इयर्स का नेफ्यू पीगे और एक दूसरा कजन जूनी बोयोट, वही इंसान जिसने एंड में ये सब कन्फेस किया। पहले तो उनका प्लान बेंजी को डराने का था और कुछ नहीं, बस एक वार्निंग। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में बिठाया और गांव से दूर एक सुनसान इलाके में ले गए। ऐसी जगह
जहाँ कोई कुछ भी नहीं सुनेगा। लेकिन एक बार जब वो वहाँ पहुँचे तो कुछ बदल गया। एलाडियो के लिए वार्निंग इनफ नहीं थी। जो गुस्सा सुलग रहा था वो अब उबल पड़ा। उसने चाकू निकाला जो वो केवल डराने के लिए लाया था और बिना किसी हेजिटेशन के बेंजी पर 1 बार, 2 बार, 3 बार वार किया, जब तक कि वो यंग मैन गिर नहीं गया और हिलना बंद नहीं कर दिया। दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए और उसे पीटने और काटने लगे, साथ मिलकर उसे पनिश करने लगे। और जब बेंजी में लाइफ का कोई साइन नहीं दिखा तब भी वायलेंस खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसके बॉडी को नंगा किया, नारियल के पत्ते इकट्ठे किए, मिट्टी का तेल डाला, लेकिन बॉडी को जलाने से पहले एलाडियो ने कुछ ऐसा किया जिससे उसके रिलेटिव्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बेंजी की टंग और ईयर काट लिया और उन्हें कच्चा ही खा गया और उन्हें चबाते हुए मुस्कुरा रहा था। जब बॉडी पूरी तरह जलकर राख हो गई तो उन्होंने बचे हुए हिस्से को काटना और टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। कुछ पार्ट्स बहुत जल गए थे, बहुत डिसफिगर्ड हो गए थे। उन्हें जंगल में गहरे नाले में फेंक दिया गया जहां बारिश उन्हें बहा ले जा सकती थी। बाकी उनके पास दूसरे प्लान्स भी थे। काम करते टाइम उन्होंने देखा कि जूनी बोयट का चेहरा पीला पड़ रहा है। उसने अटैक में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसने अपनी दूरी बनाए रखी थी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? बोयट ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, उनकी नजरों से बचकर। लेकिन एलाडियो कन्विंस नहीं हुआ। उसने पिग और जेराल्ड को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। फिर उसने रोस्टेड फ्लैश का एक टुकड़ा उठाया और बोयट की गर्दन पर चाकू रख के बोला, इसे खाओ। बोयट ने रेजिस्ट किया, लेकिन वो 3 थे और वो अकेला था। वो फाइट बैक नहीं कर सका। उन्होंने फ्लैश को उसके मुंह में ठूस दिया और उसे चबाने के लिए मजबूर किया। बाद में उसने बताया कि टेस्ट, स्मोक, ब्लड, बर्न्ड स्किन, ये सब उससे कभी नहीं छूटे। उसने एक बार में उसे निगल लिया और फिर कभी ना निगलने की कसम खाई। दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाए, हंसे, उसे कायर कहा। लेकिन जैसे ही वो हंसे, एक और थॉट उनके मन में आया, एक डार्कर, मोर डिस्टर्बिंग आइडिया। क्या होगा अगर उन्होंने बाकी फ्लैश मेहमानों को खिला दिया तो? वो तुरंत काम पर लग गए। एलाडियो को टास्क सौंपे गए। कुछ लोग मीट तैयार कर रहे थे, उसे बोन से अलग करके टुकड़ों में काट रहे थे। दूसरे लोग अनयूजेबल पार्ट्स को रोड से दूर फेंक रहे थे। जिन पीसेस को वो परोसने के लिए सही समझते थे उन्हें सेलोफेन बैग्स में भर देते थे। कुछ घंटों बाद सेलिब्रेशन और डिस्ट्रैक्शन में वो वेन्यू पर वापस पहुंचे। तब तक पार्टी शिफ्ट हो चुकी थी। मेहमान अधिक नशे में थे और पागलों की तरह डांस कर रहे थे, अपने हाथों में शराब लिए। और कुछ लोग एक तरफ बैठे हुए थे। वो इतने नशे में थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और जो कुछ भी उनके सामने था उसे खा रहे थे। और पीछे वाले किचन में लोग तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग खोला, मीट निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें उन डिशेस में मिला दिया जो सेलिब्रेशन के लिए बनाए गए थे। लाइव स्टॉक और ह्यूमन प्लेस के बीच की लाइन ब्लर हो गई और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने खाना खाया। और बेंजी गनाए, जो कभी इन्हीं लोगों के साथ नाचा और हंसा था, वो अब उन्हीं के थ्रू खाया जा रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि वो क्या चबा रहे थे। एलाडियो रूम में ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने लोगों के साथ सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया। एलाडियो को ये विक्ट्री जैसा फील हुआ। उसका मानना था कि सेलिब्रेशन के साथ क्राइम भी गायब हो जाएगा। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एलाडियो ने ये नहीं सोचा था कि गिल्ट का बोझ कितना भारी होता है। जूनी बोयट भूल नहीं सका। उसके बाद के दिनों में वो सो नहीं सका। वो बेंजी का चेहरा देखता रहा। द फियर, पेन, लाचारी, जले हुए फ्लैश की स्मेल उसकी मेमोरी से चिपकी हुई थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि जब भी वो कुछ और खाने की कोशिश करता तो उसे जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर किया जाने वाला ह्यूमन फ्लेश का टेस्ट परेशान करता था। 8 दिन बीत गए और बोयट और नहीं सह सका। उसने एक लोकल एल्डर, एक रिस्पेक्टेड विलेज लीडर को अपनी बात बता दी। उसने सब कुछ बता दिया। एल्डर पर्सन स्पीचलेस रह गए। उसने अफवाहें, ओल्ड स्टोरीज, फोल्कलोर सुनी थी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। एल्डर ने बिना किसी हेजिटेशन के बोयट को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। बोयट अभी भी इस बात से डरा हुआ था कि आगे क्या होगा, बट द गिल्ट वॉज स्ट्रॉन्गर। वो दोनों एक साथ नारा टाउन के पुलिस स्टेशन में गए, एक ऐसा सच्चाई लेकर जिस पर बिलीव करना बहुत हार्ड था। बोयट ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उस रात वेडिंग में क्या हुआ था, बेंजी की डेथ कैसे हुई, उसके बॉडी को कैसे जलाया गया, उन्होंने रिमेन्स को कैसे डिस्पोज किया और बाकी फ्लेश कहाँ गई। पहले तो पुलिस को समझ नहीं आया किसका क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन बोयट उन्हें जंगल में ले गया। 2 दिन तक केयरफुल सर्च की गई और उन्हें वो मिल गया जो बचा हुआ था।
जंगल के जमीन के नीचे छुपी हुई बोन्स, कपड़ों के टुकड़े और बालों के गुच्छे। पुलिस ने जब गायब बॉडी के पार्ट्स के बारे में पूछा तो बोयट ने साफ कहा, मेहमानों ने उसे खा लिया। ये एक ऐसी लाइन थी जिसे पूरे कंट्री में सदमे की लहर दौड़ गई। मीडिया ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया, एक वेडिंग में मर्डर। लेकिन ये कैनिबैलिज्म भी प्लेन साइड से छुपा हुआ था। ये फिक्शन स्टोरी जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग डरे हुए थे। किसी ने ध्यान कैसे नहीं दिया, किसी ने कैसे बिना जाने ह्यूमन फ्लैश खा लिया। मेहमान काफी ड्रंक थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। फूड वॉज फूड। नारा टाउन के पुलिस चीफ परला बैकवेल ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्होंने ऐसी इंसिडेंट पहले कभी नहीं देखी थी, ना तो उनके करियर में ना ही स्टोरीज में। जंगल में पाया गया रिमेन्स बाद में 25 इयर्स ओल्ड बेंजी गनाई के थे, ये कंफर्म हुआ। बेंजी कोई अजनबी नहीं था, वो उनके अपने फैमिली का मेंबर था। जब ये खबर फैली कि जंगल में ह्यूमन बॉन मिली है तो एक और आदमी टूट गया, पिग्गे। उसने अथॉरिटीज के सामने मर्डर के बारे में बताया और मर्डर में अपने रोल को एडमिट किया। 2 कन्फेशन के बाद पुलिस इलाडियो और उसके बेटे जेराल्ड को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इलाडियो ने कस्टडी में रहते हुए भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। जब भी कैमरा पास आता तो वो अपना चेहरा छुपा लेता, वो रिपोर्टर्स के सामने चुप रहता और कभी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देता। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर परला बैकवेल के अकॉर्डिंग इस एक्सट्रीम वायलेंस के पीछे का मोटिव अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तो कंफर्म थी, वेडिंग के दिन इलाडियो नशे में था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि बेंजी के एक्सीडेंटल स्टैम्बल से पहले इलाडियो शराब पी रहा था। जैसे जैसे केस का डिटेल सामने आया, लोग इसे कैनिबल्स का टाउन कहने लगे। ऑनलाइन रूमर्स फैलने लगी। क्लेम किया जा रहा था कि ट्राइबल कैनिबलिज्म लौट आई है, विजिटर्स को खतरा हो सकता है और कोई भी सेफ नहीं है। बट कुछ लोगों के कारण पूरी कंट्री खराब नहीं हो सकती है। ऑलवेज रिमेम्बर, इवेंचुअली जूनी बोयोट जो आगे आया और पुलिस को सच्चाई तक ले गया, इसलिए उसे कोऑपरेटिंग विटनेस की तरह माना गया। उस रात जो कुछ हुआ उसे अनकवर करने में उसकी टेस्टमनी इम्पोर्टेंट थी। जहाँ तक इलाडियो, जेराल्ड और पिगे का सवाल है तो अरेस्ट के अलावा बहुत कम जानकारी है। कोई टेलीविजन पर कोर्ट हियरिंग नहीं हुई, कोई डिटेल्ड सेंटेंस रिपोर्ट नहीं की गई, केवल बिखरी हुई हेडलाइंस, कुछ पुलिस स्टेटमेंट्स और फिर साइलेंस। स्टोरी खत्म हो गई।